हेलो नमस्ते, मेरा नाम श्रेयांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 24वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है साइकिल ऑफ इरोजन पिंक। इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सवाल पूछना है तो ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था साइकिल ऑफ इरोजन विलियम मॉरिस डेविस का अपर्दन चक्र, और हम लोगों ने उनकी आलोचना में ये सीखा था कि कैसे जो समय है वो हमेशा प्रतिबद्ध नहीं होता है लैंडफॉर्म के जनरेशन में, क्योंकि कोई भी लैंडफॉर्म, कोई भी जो है स्थलाकृति का निर्माण हजारों लाखों सालों में होता है। तो हजारों लाखों सालों तक ज़मीन का स्थिर बने रहना ये पॉसिबल नहीं है। सपोज़ हम लोग गंगा के मैदान में ही हैं, तो क्या यहाँ पे हजारों, 10,000, 15,000, 20,000 साल में क्या भूकंप नहीं आया होगा? जाहिर सी बात है, पृथ्वी का कोई भी हिस्सा स्थिर नहीं है लंबे समय तक, वहाँ पे कोई ना कोई हलचल होती रहती है। तो जाहिर सी बात है, मान लो कोई लैंडफॉर्म है या कोई ज़मीन है, कोई स्थलाकृति है, वो अपने वृद्धावस्था पे पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो सकता है वो वृद्धावस्था पे ना पहुंच पाए और बीच में ही रिजुविनेशन हो जाए, पुनर्जीवीकरण हो जाए, भूकंप आ जाए, ज़मीन ऊपर उठ जाए, तो दोबारा से अपर्दन चक्र शुरू हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है कि कभी भी अपर्दन चक्र पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है। इट इज़ अ टाइमलेस प्रोसेस। कभी भी समय इस पे प्रतिबद्ध नहीं होता है कि अपर्दन चक्र एक समय, किसी निश्चित समय पर समाप्त होगा। इन सारे विचारों पे विचार किया वाल्टर पेंक ने, और 1924 में उन्होंने अपनी थ्योरी का जनरेट की उन्होंने वाल्टर पेंक के 25 विलियम मॉरिस डेविस के 25 साल बाद। तो आज हम लोग उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी धारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे अपर्दन चक्र कार्य करता है, क्रियान्वित होता है, इस विचार को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो है जर्मन भाषा में इसका नाम है डाई मॉर्फोलॉजिस्ट एनालाइज ऑफ पेंक। ठीक है। वाल्टर पेंक वाज अ जर्मन जोग्राफर। ही स्टडीड द डेविस इरोजनल साइकिल मॉडल एंड एग्रीड द मोस्ट ऑफ डेविस थॉट। ज़्यादातर वो डेविस के विचारों से सहमत थे, लेकिन किससे जो है सहमत नहीं थे? वो सहमत नहीं थे डेविस के स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम से, खासकर टाइम से। पेंक रिजेक्टेड that stage is not sequential and there may be interrupted by rejuvenation। जैसा मैंने बोला कि स्टेज की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है यूथ एज चल रही हो, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था, यूज, मैच्योर और ओल्ड एज होती हैं किसी भी साइकिल ऑफ इरोजन में, किसी भी अपर्दन चक्र में। हो सकता है कि कोई लैंडफॉर्म अपनी मैच्योरिटी पे हो, मैच्योर एज पे हो, और अचानक से मैच्योर एज में क्या हो कि भूकंप आ जाए, ज़मीन नीचे से ऊपर उठ गई। अब लैंडफॉर्म अपने आप यूथ स्टेज में चला जाएगा, अपने पीछे बैक हो जाएगा। अब यूथ स्टेज से फिर से वो अपर्दन चक्र शुरू हो जाएगा, है ना। इसे ही हम लोग रिजुविनेशन बोलते हैं। अगले टॉपिक्स में हम लोग, अगले वीडियोस में हम लोग रिजुविनेशन और पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं कि इन्होंने रिजुविनेशन पर ज़्यादा फोकस किया है और उनका पूरा कॉन्सेप्ट रिजुविनेशन पर ही है, पेंक का पुनर्जीवीकरण पे, कि कोई भी लैंडफॉर्म अपनी आखिरी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ये उनकी फ़िलासफ़ी है और बीच में ही उसमें अपर्दन चक्र में इंटरप्शन हो जाएगा। दूसरी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण उनमें दोबारा से पुनर्जीवीकरण हो जाएगा और ये अपर्दन चक्र की शुरुआत पुनः हो जाएगी, और ये टाइमलेस प्रोसेस है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पेंक गेव द मॉर्फोलॉजिकल साइकिल मॉडल सिस्टम मॉडल इन 1924, आल्सो नोन एज द साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है ना। ये हो गया उनका बेसिक इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक का। अजम्पशन क्या था थ्योरी का? इनका अजम्पशन क्या है? इनका अजम्पशन ये है कि द एंडोजेनिक फोर्स आल्सो इंटरफेयर विद द साइकिल ऑफ इरोजन थ्रू रिजुविनेशन। हैंस द इरोजन साइकिल इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जैसा मैंने बताया, रिजुविनेशन के कारण ये कभी भी इरोजन चक्र समाप्ति नहीं होगा। थ्रू रिजुविनेशन the cycle is returned back from the old stage to the young stage, जैसा मैंने बोला। और रिजुविनेशन कैन बी थ्रू टू प्रोसेस। दो टाइप से रिजुविनेशन हो सकता है। कैसे? या तो ज़मीन का जो बेस लेवल है वो नीचे चला जाए, है ना, जिस सीमा तक अपर्दन हो सकता है उस सीमा के नीचे बेस लेवल चला जाए। ऐसा कब हो सकता है? जब समुद्र तल जो होता है वो नीचे चला जाए। समुद्र तल नीचे कब गया था? प्लेस्टोसीन में, जब बर्फ़ जम गई थी और समुद्र तल नीचे चला गया था। तो या तो ऐसी घटना घट जाए कि समुद्र तल ही नीचे चला जाए,
अब हम लोग जानते हैं आधार तल वह तल होता है जिस सीमा तक अपर्दन हो सकता है। तो अपर्दन तल की सीमा अगर नीचे हो जाए या समुद्र जो तल होता है सी लेवल नीचे चला जाए, तब जो है रिजुविनेशन हो जाएगा, है ना, अपर्दन पुराण से शुरू हो जाएगा। या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडफॉर्म हो जाए, या तो ज़मीन से भूकंप आ जाए और ज़मीन ऊपर उठ जाए, है ना, कोई भी जो है ओरोजेनिक प्रोसेस या फिर डायस्ट्रॉफिक इवेंट के कारण फोल्ड फाल्ट बन जाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये उनकी जो है एक विचार है, एक अजम्पशन है। अगला अजम्पशन ये है, अजम्पशन क्या होता है इस बारे में जानना है तो पिछला वीडियो साइकिल ऑफ इरोजन जो हम लोगों ने डेविस पढ़ा, तो हम लोगों ने उस पर बात जानी थी, अजम्पशन हम लोग क्यों करते हैं किसी भी सिद्धांत को देने से पहले। द इरोजन साइकिल इज़ नॉट टाइम डिपेंडेंट एज डेविस, समय प्रतिबद्ध नहीं है, समय का बहुत रोल नहीं है, क्योंकि समय जो है ये इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है अपलिफ्टमेंट, ऊपर उठने की दर, और अपर्दन की दर। क्योंकि अपर्दन की दर और ऊपर उठने की उठान की दर, उच्चावच की दर, यही दो दर के संतुलन से ही कोई भी लैंडफॉर्म बनता है। ये विचार था अपने वाल्टर पेंक महोदय का। ग्रेडेड स्लोप हैज़ 3 पार्ट्स, 3 टाइप के, जो अगर जब कोई भी अपर्दन चक्र शुरू होगा तो कोई भी पहाड़ अपने जो स्लोप होगा, जो उसका स्लोप है ना, वो धीरे धीरे उसका स्लोप कम होता चला जाएगा। तो जो ग्रेडेड स्लोप होगा, ग्रेड स्लोप का मतलब ये है कि ऐसा स्लोप जो अपने संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, उस कंडीशन पे उस स्लोप के 3 जोन होंगे। एक ऊपर वाला स्लोप, ऊपर वाला जोन होगा जहाँ पे अपर्दन होगा, बीच वाले में ट्रांसपोर्टेशन होगा, और नीचे वाला जो स्लोप होगा उसमें होगा डिपोजिशन। ऊपर वाला कॉनकेव स्लोप होगा, उत्तल स्लोप, बीच वाला होगा रेक्टिलिनियर, सीधी रेखा का स्लोप जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, और नीचे वाला होगा अवतल स्लोप जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव स्लोप, जहाँ पे डिपोजिशन होगा या फिर निक्षेपण होगा। स्लोप क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अलग अलग स्लोप पढ़ा था। इनका जो है स्लोप रिप्लेसमेंट की थ्योरी थी, और इसी के थ्रू हम लोग इस सिद्धांत को समझते हैं। और जो स्लोप रिप्लेसमेंट क्या होता है, या पैरेलल रिट्रीट क्या होती है, या स्लोप डिक्लाइन क्या होता है, उसको जानना है तो आप पीछे के वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा स्लोप के बारे में। इसके अलावा द जोन ऑफ इरोजन, अब जैसा मैंने बताया, द जोन ऑफ इरोजन में क्या होगा, कॉन्वेक्स स्लोप होगा या फ्री फेस होगा, है ना, सीधी ढाल होगी, और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो रेक्टिलिनियर होगा, और डिपोजिशन कॉनकेव होगा। ये हम लोग स्लोप पढ़ चुके हैं तो हम लोग इस पर नहीं ज़्यादा घुसते हैं। ये उनका हो गया अजम्पशन, ठीक है ना। और इसके अलावा अजम्पशन जब हो जाता है तो आता है स्टेजेस क्या होंगी, है ना भाई। स्टेज हम लोगों ने, अब ऐसा है कि उसमें स्टेज जो होती हैं, डेविस के जो है स्टेज जो दी गई, यूथ और मैच्योर और ओल्ड एज जो दी गई हैं, उनमें समय ज़्यादा प्रतिबद्ध था, पर समय का ज़्यादा महत्व था कि एक निश्चित समय पर यूथ एज ख़त्म हो जाएगी। जैसे जवानी होती है, हम लोग इंसान होता है, हम लोग को मालूम है 18 साल तक हम लोग यूथ में होते हैं, इसके बाद आदमी मेच्योरिटी में आने लगते हैं, इसके बाद 50-60 के बाद बुढ़ापा आ जाता है। तो एक निश्चित काल होता है ना, एक उम्र का। तो जो डेविस थे उन्होंने एक निश्चित पीरियड बताया, लेकिन जो इनका पीरियड है डेविस वाल्टर पेंक का, इसमें टाइम मैटर नहीं करता। अगर कोई घटना जितने लंबे समय तक चलती रहेगी वही उसका स्टेज हो जाएगी। ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जो स्टेज है ये इतने साल तक रहेगी भाई, क्योंकि रिजुविनेशन, पुनर्जीवीकरण कभी हो सकता है अभी कोई स्टेज चल रही हो, वो स्टेज आगे बढ़ चुका हो, कोई भी लैंडफॉर्म, बीच में पुनर्जीवीकरण हो गया और अपने बैक स्टेज पे चला गया, है ना। तो यहाँ पे समय प्रतिबद्ध नहीं है, समय मैटर नहीं करता है। हो सकता है जो पहली एज है, पहला जो उनका जो है स्टेज है, वो हो सकता है 10 लाख साल तक रहे, अगली स्टेज 2000 साल तक रहे। तो टाइम मैटर नहीं करता है, वो उस क्वालिटी जब तक हमें मिलती रहती है पर्टिकुलर स्टेज की, तब तक हम लोग उस स्टेज को स्टेज मानते हैं। तो इसमें समय पे ये नहीं जो है डिपेंड करता है, ये सिर्फ उसकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है, उसके उच्चावच की दर और उसके अपर्दन की दर, इन दोनों के बीच में जो सिस्टम, जो कनेक्शन बनेगा, जो रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप के अनुसार स्टेजेस डिसाइड की गई हैं इनकी साइकिल ऑफ इरोजन में पेंक की, ठीक है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, उन्होंने जर्मन भाषा में स्टेजेस दी हैं, टोटल 5, कुल मिलाकर 5। पहली स्टेज है जिसको बोलते हैं प्राइमरम्फ। प्राइमरम्फ स्टेज जो होती है उसमें लैंडफॉर्म का कोई भी किस्म का लैंडफॉर्म नहीं होता है, एक सीधा सीधा मैदान होता है और ऊंचाई नहीं होती। और जो 2 कर्व होते हैं, यूसी और एलसी कर्व, जो हम लोगों ने साइकिल ऑफ इरोजन डेविस के में पढ़ा था, तो वो यूसी और एलसी कर्व के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती है। मोटा मोटी सरल भाषा में कहें तो किसी किस्म का उच्चावच उस समय नहीं होता है ना। जैसे उसके में पढ़ा था हम लोगों ने डेविस वाले में, ऐसे इसमें पढ़ा है, तो इसमें जो है कोई भी किस्म का उच्चावच नहीं होता है, उसे हम लोग प्राइमरम्फ स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना, जर्मन भाषा का शब्द है।
अभी इनके विस्तार से जानेंगे इनके बारे में। फिर अगली स्टेज है, इसको बोलते हैं आफ्ती जिंडे। आफ्ती जिंडे इंटीकूलिंग बोलते हैं इसको, आफ्ती जिंडे इंटीकूलिंग एक स्टेज हो गई। अगली स्टेज होती है, ये होती है ग्लीक फॉर्मिंग इंटीकूलिंग। ये 3 भागों में डिवाइड है, अभी आगे जानेंगे। अगली स्टेज है आफ्ती जिंडे इंटीकूलिंग, और इसके बाद इंडरम्फ का निर्माण होता है, जो एक प्रकार का पेडी प्लेन या पेनी प्लेन संप्राय मैदान का शक्ल लिए होता है। तो ये हो गया उनकी जो है बेसिक स्टेजेस है। अब स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइमरम्फ क्या होता है? अगर ये अगर पेंग का ग्राफ है अपर्दन चक्र का, तो हम लोग ये जानेंगे कि ये जो जगह होगी ये वाली, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, जब ऊंचाई नहीं है और ज़मीन समतल है, तो इस स्थिति को प्राइमरम्फ बोलते हैं। जब पेनी समतल मैदान हो और पृथ्वी के अंदर एंडोजेनिक फोर्स लगा, तो एंडोजेनिक फोर्स लगने से क्या होगा, पृथ्वी जो ज़मीन है वो ऊपर उठेगी, तब जाके अगली स्टेज शुरू होगी। प्राइमरम्फ जो पहली स्टेज होती है उस समय कुछ नहीं होता, ना अपर्दन, ना निक्षेपण, ना एक्सोजेनिक फोर्स, ना एंडोजेनिक फोर्स। ये उनका विचार था। तो क्योंकि उस समय ज़मीन होती है समतल, ठीक है ना। तो as per Davis, initially there is a featureless surface that Peng called primerump or primary pedi plane. It is a prior stage of landform development. In this stage, a landform with no landform development. No mountain in this stage. The upper curve and the lower curve are the same. भाई ये ऊपर वाला कर्व है जो आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, है ना, और ये नीचे वाला कर्व है। तो ये जो 2 कर्व होंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस नहीं होगी। देखें यहाँ पे कोई भी बीच में गैप नहीं है। UCLC वक्र जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। तो ये होगी प्राइमरम्फ स्टेज। फिर अगली स्टेज आएगी जिसको बोलेंगे आफ्ती जिंडे। ये जो है स्टेज, जो आप ये लाइन देख रहे हैं सीधी सीधी नीचे गई है, इस लाइन के बाईं तरफ का जो ये हिस्सा है ये वाला, ये आफ्ती जिंडे जो है एक स्टेज होगी जिसको हम लोग बोलेंगे आफ्ती जिंडे। इसमें क्या होगा, लैंड फॉर्म स्टार्ट डेवलपिंग। पृथ्वी के नीचे इंडोजेनिक फोर्स लगेगा, आंतरिक बल, जिससे लैंड फॉर्म बनेगा। कैसा लैंड फॉर्म? पहाड़ बन गया, है ना, पठार बन गया, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो गया, माउंटेन चैन, माउंटेन सिस्टम का। फिर क्या होगा, माउंटेन आर सडनली राइजिंग। माउंटेन बहुत ज़्यादा ज़ोर से उठने लगेंगे क्योंकि अचानक से इंडोजेनिक फोर्स लगा है बहुत ज़्यादा। वैलीज आर डीपनिंग, हेंस नैरो वैली आर क्रिएटेड। वर्टिकल इरोजन ज़्यादा होगा, ऊपर नीचे भी इरोजन ज़्यादा होगा, जिस कारण से जो घाटियां हैं, ये घाटियां आप देख रहे हैं, ये बीच में वी आकार की, ये गहरी होने लगेंगी क्योंकि नदी जो है नीचे गहराई पे अपर्दन करेगी, ठीक है ना। ये हम लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो समझ में आएगा। इसके अलावा क्या होगा, रिलीफ इंक्रीज एंड कॉन्वेक्स एंड फ्री फेस स्लोप डेवलप्ड। जो कॉनकेव मतलब जो ऊपर का स्लोप होता है, उत्तल प्रकार का जो स्लोप होता है, जो हम लोग स्लोप में पढ़े थे, तो कॉनकेव स्लोप बनेंगे, ठीक ना। और फ्री फेस का निर्माण होगा। जो खड़ा ढाल होता है ना, जो सीधा दीवार की तरह ढाल होते हैं पहाड़ों में, हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ चुके हैं। आप स्लोप वाले वीडियो जाके देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के स्लोप की बात हो रही है यहाँ पे। और किसके अलावा क्या होगा, द गैप बिटवीन अपर कर्व एंड लोअर कर्व इज इंक्रीजिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगे यहाँ पे दोनों कर्व के बीच का गैप नहीं है ज़्यादा, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं दोनों कर्व के बीच में गैप बढ़ रहा है, जिससे हम लोग रिलेटिव रिलीफ बोलते हैं। तो जो सापेक्ष उच्चावच है वो बढ़ेगा क्योंकि गहराई पे अपर्दन हो रहा है, वर्टिकल इरोजन हो रहा है। नदियाँ अपनी घाटियों को गहरा कर रही हैं तो बीच में जो है खाई गहरी होगी नहीं होगी, तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रिलीफ। गहरी खाइयों का निर्माण होगा देसी भाषा में कहें तो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडोजेनिक फोर्स ट्रिगर एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक जो फोर्स होगा, पृथ्वी का आंतरिक बल है, वही ट्रिगर करेगा एक्सोजेनिक फोर्स को। कैसे? जब पृथ्वी के आंतरिक बल से पहाड़ उच्चावच का निर्माण होगा तो क्या होगा, ऊपर ऊंचाई पे क्लाइमेट बदलेगा क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर तापमान गिरता है ना। नदियाँ निकलेंगी, नदियाँ बह के पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा नीचे बहेंगी। तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, जिसे डेनोडेशन बोलते हैं, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन और मास वेस्टिंग, ये तीनों चीज़ें ट्रिगर होंगी क्योंकि मास वेस्टिंग तो ढाल पे होता है। तो एक्सोजेनिक फोर्स ट्रिगर होगा, क्यों? क्योंकि एंडोजेनिक फोर्स से लैंडफॉर्म का निर्माण हो गया है। तो ये हो गया अपना आफ्ती जिंडे। अब अगला आफ्ती जिंडे एंटीकुलन के बाद है ग्लीक फॉर्मिंग एंटीकुलन।
तो ग्लिक फॉर्मिंग एंटीकूलिंग में क्या होता है, ये 3 स्टेजेस आप देखेंगे, ए, बी और सी, ये तीनों मिलके बनती हैं आफ्ती जिंडे एंटीकूलिंग, ग्लिक फॉर्मिंग एंटीकूलिंग का निर्माण होता है। अभी ग्लिक फॉर्मिंग एंटीकूलिंग क्या होता है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब ए कंडीशन चल रही होगी, जब कंडीशन ए होगी, तो उस ए कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अपर्दन की जो दर होगी वो जो डिपोजिशन होगा, मतलब कि जो निक्षेपण होगा वो कम होगा, अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होगा और अपर्दन कम होगा थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि नहीं सॉरी ऐसा होगा कि जो अपलिफ्टमेंट है, जो ऊपर उठने की दर है, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना, और इरोजन की दर भी काफ़ी रहेगी, डिपोजिशन कम होगा। इससे क्या होगी, घाटी जो है बीच में, जो उनके बीच का जो कर्व है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। फिर जब बी कंडीशन पे आएगी तब क्या होगा, अपर्दन जो है और अपलिफ्टमेंट, ऊपर उठने की दर और अपर्दन की दर एक जैसी हो जाएगी, इसलिए जो बीच के रिलेटिव रिलीफ है एक जैसी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। और जब सी कंडीशन आएगी तो जो उठान की दर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। हम लोग ये जानते हैं कि शुरू में उठान ज़्यादा होगा एंडोजेनिक फोर्स के कारण, आंतरिक बलों के कारण, और जैसे जैसे हम लोग आगे अगली स्टेजों में बढ़ेंगे तो उस समय क्या होगा कि अपर्दन बढ़ेगा और उठान कम हो जाएगा, तो रिलेटिव रिलीफ आपस में कम होने लगेगी। जो सापेक्ष उच्चावच है, दोनों कर्व के बीच का जो गैप है वो कम होता रहेगा, मतलब जो खाइयाँ हैं वो कम गहरी होती चली जाएंगी। तो ये है ग्लिक फॉर्मिंग एंटीकूलिंग बोलता है। इन द फर्स्ट पार्ट अपलिफ्टमेंट इज ग्रेटर देन इरोजनल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इरोजन ज़्यादा कम होगा और अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए बीच में जो है जो रिलेटिव रिलीफ होगी वो ज़्यादा रहेगी और ऊंचाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा क्या है, सेकेंड पार्ट में अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन नियरली द सेम, इसमें अपर्दन और अपलिफ्टमेंट बराबर हो जाएगा, तो जो उच्चावच है वो स्थिर हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और जो लास्ट पार्ट है इसमें अपलिफ्टमेंट लास्ट एंड लूजिंग स्लोली बोथ वैली एंड माउंटेन, अपलिफ्टमेंट कम होने लगेगा, रहेगा, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी, इरोजन ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा कि जो रिलीफ है वो धीरे धीरे झुकने लगेगी। जो ऊंचावच है वो ऊपर से देखो धीरे धीरे आप देख रहे हैं ऊंचावच में कमी आ रही है, या फिर यहाँ पे देखेंगे ए में ऊंचावच बढ़ा, बी में ऊंचावच स्थिर हो गया और सी में ऊंचावच रिलेटिवली गिर रहा है। तो ये हो गई ग्लिक फॉर्मिंग एंटीकूलिंग। और आफ्ती जिंडे एंटीकूलिंग की बात की जाए, आफ्ती जिंडे, वो आफ्ती जिंडे था, ये आफ्ती जिंडे है। तो आफ्ती जिंडे एंटीकूलिंग आप देखेंगे इस लाइन से, इस डॉट वाली लाइन से लगा के जो दाएं तरफ का हिस्सा है यहाँ तक का, इससे हम लोग बोलते हैं आफ्ती जिंडे एंटीकूलिंग। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो समिट और अपर कर्व इरोड फास्टर, जो ऊपर वाला कर्व है जिसे समिट बोलते हैं या यूसी कर्व, अपर कर्व, ये बहुत ज़्यादा इरोड करेगा, बहुत तेज़ी से इरोड करेगा। और देखिए कितनी जल्दी ढाल कम हो रही है ना, एक चीज़। तो दूसरा, द रिवर बिकम ग्रेडेड एंड रीच रेक्टिलीनियर स्लोप, सीधा स्लोप पहुँचेगी, सीधी स्लोप पे जो है जो घाटियाँ हैं वो अपना एक रेक्टिलीनियर स्लोप बनाएंगी, नदियाँ अपनी घाटियों में। जो है रेक्टिलीनियर क्या स्लोप होता है ये आप स्लोप में जाके जान सकते हैं। इसके अलावा 2 टाइप के स्लोप बनेंगे, ग्रेविटी स्लोप जिसे हम लोग बॉशांग बोलते हैं, और एक वाश स्लोप का निर्माण होगा, इसे हेडनहाइंग बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप स्लोप में समझ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉनिकल शेप इंसेलबर्ग, इसके अलावा क्या बनेगा, सपोज पहाड़ है, पहाड़ का पैरेलल रिट्रीट हो जाए, समानांतर निवर्तन हो जाए और पहाड़ छोटा होता चला जाए तो एक छोटा सा टीला बन जाएगा, उस टीले को हम लोग बोलते हैं इंसेलबर्ग, ठीक है ना। जैसे मोनोडोनॉक बोलते थे साइकिल ऑफ इरोजन डेविस में, इसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। तो ये हो गया सरल सा समझने के लिए आफ्ती जिंडे एंटीकूलिंग, ये उनकी स्टेज हो गई, चौथी स्टेज। और 5वीं स्टेज है एंडरम्फ। एंडरम्फ देसी भाषा में कहें अगर डेविस की भाषा में तो पेनी प्लेन, संप्राय मैदान, उसको एंडरम्फ बोला गया। लेकिन संप्राय मैदान और एंडरम्फ में अंतर क्या है, संप्राय मैदान में किसी भी किस्म का अपर्दन नहीं होता है, क्योंकि जो अवसाद होते हैं उनको बहाकर ले जाने की क्षमता नदी खत्म हो जाती है और जमा करके डेल्टा बनाती है, तो उसमें सिर्फ डिपोजिशन होता है। लेकिन इनके एंडरम्फ में क्या होता है कि अपर्दन एंडरम्फ में भी होता है, जो उठा हुआ भाग होता है एंडरम्फ का उसमें अपर्दन होता है, नीचे वाले भाग में डिपोजिशन निक्षेपण होता है। तो ये जो है तो बेसिक अंतर एंडरम्फ और उनके पेनी प्लेन में है ना। तो ये हो गया उनका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये थ्योरी क्या बोलने की कोशिश कर रही है, डेविस ने बोला कि शुरू में अपर्दन नहीं होगा जब अपलिफ्टमेंट होगा, फिर अपर्दन निक्षेपण शुरू होगा और बाद में अपर्दन खत्म हो जाएगा, सिर्फ निक्षेपण होगा। लेकिन इन्होंने बोला
कि बहुत लंबे समय तक अपलिफ्टमेंट चलेगा, और जब तक अपलिफ्टमेंट चलेगा उसके साथ साथ अपर्दन निक्षेपण भी होता रहेगा, और अपर्दन निक्षेपण अंत आखिरी तक होता रहेगा, चाहे पेनी प्लेन क्यों ना बन जाए। ऐसा नहीं होगा कि पेनी प्लेन या मैदान बनने के बाद अपर्दन खत्म हो जाएगा। ये उनका बेसिक डिफरेंस है, और स्टेज और टाइम को उन्होंने वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि रिजुविनेशन होगा, पुनर्नवीकरण हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी भूकंप आ जाएगा। कोई भी लैंडफॉर्म बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, और लाखों साल तक कोई भी ज़मीन का स्थिर रहना ये असंभव है भारत पृथ्वी जैसी जगह में। आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ें, लगातार प्लेट्स मूव कर रही हैं। अब आता है डेविस की साइकिल और पेंग की साइकिल के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके बीच में अंतर क्वेश्चन आता है, जानना ज़रूरी है। डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, इरोजन स्टार्ट व्हेन अपलिफ्टमेंट स्टॉप, हम लोग जानते हैं। उन्होंने बोला जब अपलिफ्टमेंट पूरा हो जाएगा, जब उच्चावच प्राप्त हो जाएगा तभी अपर्दन शुरू होगा, लेकिन उन्होंने बोला अपर्दन और उच्चावच जो ऊपर उठने की दर है, ये दोनों आपस में चलती रहेंगी। वो अलग बात है कि किसी का जो शुरुआती जो कंडीशन होगी उसमें अपलिफ्टमेंट ज़्यादा तेज होगा, अपर्दन धीरे होगा, इसीलिए ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अपर्दन रुक जाए या ऊंचा उठना रुक जाए। अगला है लॉन्ग क्रिस्टल स्टेबिलिटी आफ्टर इनिशियल अपलिफ्टमेंट, लंबे समय तक ज़मीन स्थिर रहेगी। इन्होंने बोला कि लगातार अपलिफ्टमेंट होना रहेगा, ज़मीन को स्थिर नहीं होगी, है ना। साइकिल ऑफ इरोजन कभी समाप्त नहीं होती है, लगातार ये प्रक्रम चलता रहता है। कंपेयर टू इरोजन अपलिफ्टमेंट हैपेंस इज वेरी स्मॉल पीरियड, इन्होंने बहुत कम समय में बोला कि बहुत कम समय में अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, और फिर इरोजन बहुत लंबे समय तक होगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि बहुत लंबे समय तक अपलिफ्टमेंट होगा, और इरोजन और अपलिफ्टमेंट दोनों एक साथ चलते रहेंगे। स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम अफेक्ट इरोजन, इन्होंने बोला इरोजन डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन, मतलब ये जो लैंडफॉर्म जो होता है वो स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम पे डिपेंड करता है, उन्होंने बोला। और डेविस ने और पेंग ने बोला जो लैंडफॉर्म है वो डिपेंड करता है अपलिफ्टमेंट और डिग्रेडेशन या अपर्दन की दर के बीच में जो संतुलन है, जैसे मैंने शुरुआत के वीडियो में आपको बताया। इसके अलावा स्टार्ट ऑन मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है ना, बहुत प्रकार के स्टार्टिंग में लैंडफॉर्म बन जाएंगे, तब जाके ये अपर्दन चक्र शुरू होगा। उन्होंने बोला कि सिर्फ प्राइमरम्फ जब होगा, प्राइमरम्फ एक टाइप का कॉन्वेक्स लोलैंड होगा, उसी के द्वारा धीरे से अपलिफ्टमेंट हो जाएगा जब इंडोजेनिक फोर्स से, तब जाके उसी के द्वारा अपर्दन होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब ज़मीन बन जाए फिर पोटेंशियल एनर्जी खूब सारी प्राप्त करने की कोशिश करें, जैसा हम लोग जान चुके हैं। डाउन वेस्टिंग ऑफ स्लोप, यहाँ पे क्या होगा, ढाल पतन काम करेगा, और इसमें बैक वेस्टिंग, इसमें पैरेललिटी काम करेगा, रिप्लेसमेंट काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर से ढाल नीचे होगी और इसमें ढाल पीछे हटेगी, और नीचे और पीछे दोनों हटेगी, इसमें सिर्फ ढाल नीचे जाएगी, और जो है बैक वेस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ डाउन वेस्टिंग होगी। डिफरेंट लैंडफॉर्म सीक्वेंस, हर समय एक निश्चित प्रकार के लैंडफॉर्म का जनसर्जन होगा। इन्होंने बोला कि कोई भी डिफरेंट लैंडफॉर्म नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है सिर्फ अपलिफ्टमेंट और इरोजन की दर पर, और ये सब समय पे ये सब डिपेंड करते हैं परिस्थितियों पे, चट्टानें कैसी हैं और किस प्रकार का रिजुविनेशन हुआ एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स पे। ये उनके बीच का डिफरेंस है पेंक और डेविस की साइकिल में। तस्वीर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, ये डेविस की साइकिल है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जानी थी। आप देख सकते हैं इनमें कैसे जा रही है ढाल, कैसे ढाल घट रहा है, और जो पेंक की साइकिल है उसमें ढाल कैसे घट रहा है। ये बीच का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, है ना। ये अलग अलग स्टेजेस हैं। ये पेंक की साइकिल है, इसमें पेनी प्लेन बनता है और ये मोनोटोनॉक बनते हैं, और इसमें जो है एंडरम बोला गया और इसे एंसेलबर्ग बोला गया। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये तस्वीर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।